ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज हम बात कर रहे हैं मानहानि पर। विवेक साहब, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है लिखित में या वर्बली, तो क्या वो भी डिफॉर्मेशन में ही आएगा? बल्कि अगर ऐसी कोई टिप्पणी होती है, कोई ऐसे वर्ड्स बोले जाएँ या ऐसा कुछ लिखा जाए जिसको जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो ये बहुत ही हार्श लॉ के अगेंस्ट अंडर आएगा, डिफेमेशन में नहीं आएगा, सेडिशन में आएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये सेडिशन कैसे हो गया? सेडिशन का मतलब तो देशद्रोह हो गया। देशद्रोह कैसे हो गया? अब क्योंकि ये कानून जो है हमारा इंडियन पीनल कोड अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अंग्रेज़ों ने ही इसे लिखा था, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो आए नहीं हैं। तो उस टाइम उन्हें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, उसको देशद्रोह कह दिया जाता था। आज भी वो प्रोविजंस हैं कानून में। अगर कोई सरकार के बारे में बोल दे, सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी जो है वो दिखाए, डिसअफेक्शन को बढ़ावा दे, वो सेडिशन या देशद्रोह में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है रोज़मर्रा में हम देशद्रोह के इस तरीके के कोई केस देखते हों। हाँ, पर वन ऑफ केसेस ऐसे होते हैं। अभी जो पिछली सरकार थी उसमें भी मैंने देखा कि एक दो इस तरीके के केस कुछ ऐसा लिख दिया सरकार के खिलाफ, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, माओसिस्ट के आगे अगेंस्ट लगा देते हैं, माओवादियों के अगेंस्ट भी देशद्रोह के चार्जेस इन्हीं सेक्शंस में लगाते हैं कि उन्होंने पब्लिकेशन निकाल दी, कुछ ऐसे शब्द बोले उन्होंने जो देश के खिलाफ थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस निकाली जो कि वहाँ के लोकल लोग उसे पढ़ते हैं, तो उस केसेस में सेडिशन का चार्ज लगा देते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं। तो प्रोविजन है देशद्रोह के चार्ज का, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है, 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है। बट मेजरली आम आदमी के खिलाफ अगर हम बोल भी देते हैं सरकार के खिलाफ, कोई क्रिटिकल ओपिनियन लेके आते हैं, कोई प्रिंट मीडिया भी लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेके आए, तो अमूमन देखा है कि इस तरीके का चार्ज लगाया नहीं जाता। जी। विवेक सर, एक चीज़ और बताइए। मान लीजिए कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलता है या लिखता है जो दंगे भड़का सकती है या पब्लिक पीस के खिलाफ हो सकती है, तो ऐसे में किसकी मानहानि होगी? पहले तो ये बताइए किसके खिलाफ ये मुकदमा बनेगा और क्या ये मानहानि है? अगेन ये अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट्स हैं, कोई वर्ड्स हैं या ऐसी कोई पब्लिकेशन निकाल दी जिससे कि दंगे भड़क सकते हैं रिलीजन के बेसिस पे, पब्लिक पीस को जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, ये मानहानि में नहीं आएगा, पब्लिक पीस को क्षति पहुंचाने के प्रोविजंस में आएगा, जो कि 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड में ये कवर होगा और इसमें भी 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। अब आपका अच्छा सवाल है कि इसमें सज़ा होगी किसको, कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट कोई भी कर सकता है जो कहता है, जिसको ये लगता है कि इस एरिया में दंगे भड़काए वाली इस व्यक्ति ने बात की है, वो प्रूफ लेके आएगा कि इस तरीके का कोई वीडियो है। जैसे कि हम देखते भी हैं वीडियो सामने आते हैं जो कि भड़काऊ भाषण होते हैं, वो अगर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ और इसमें पुलिस में एफआईआर भी की जा सकती है। पुलिस खुद ही इसमें एक्शन लेगी, आपको कोर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा कंप्लेंट करने के लिए, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। वो वीडियो लेके कोई भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसने पब्लिक पीस, पब्लिक शांति को भंग करने की कोशिश की है। जी। वकील साहब, सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रेवलेंट है। फेसबुक पे भी लोग होते हैं, ट्विटर पे भी होते हैं, ब्लॉग्स भी होते हैं। कई बार ट्विटर पे या ब्लॉग पे ही कोई बार ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं जो मानहानिकारक होती हैं। ऐसे में किसे सजा होगी, किसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, या ये भी मानहानि की कैटेगरी में आएगा क्या? जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आपने सवाल किया है, जो आपने सवाल टच किया है, आज के टाइम पे ये हर बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और ये आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत ही प्रेवलेंट हो गया है। बहुत ताज़ा उदाहरण है। सरकार बनी है, उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी सारे जोक्स भी आ रहे हैं। इवन अदरवाइज भी सरकार किसी भी पब्लिक एट लार्ज व्यक्ति के खिलाफ भी या किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में भी किसी ने ब्लॉग पे कुछ भी लिख दिया, उसे हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम धीरे धीरे टच करते हैं कि ये किस तरीके से क्या होता है। ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया में ब्लॉग्स हो गए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट पे बना के ब्लॉग पे कुछ लिख देगा या ट्विटर पे कुछ लगा दिया जो कि पब्लिक एट लार्ज को ट्रांसमिट हो गया। फेसबुक पे है, फेसबुक पे बहुत लोगों ने शेयर कर दिया और चाहे ब्लॉग पे आपने छाप दिया, ब्लॉग पे लिख दिया, वो पब्लिश हो गया। अब आएगा तो ये मानहानि में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको आप हटवा नहीं सकते। अब फेसबुक पे आ गया तो उसे मल्टीपल लोगों ने शेयर कर दिया, तो पहले तो ये सर्टन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये फर्स्ट आदमी कौन था जिसने ये छापा। ट्विटर पे शायद आसान रहेगा उसमें, क्योंकि रीट्वीट करते हैं। और जहाँ तक ब्लॉग है, ब्लॉग में किसी व्यक्ति ने अगर कोई पब्लिश कर दिया है तो वो ईजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। आप मानहानि का केस लेके आएंगे, आपको नहीं पता किसके खिलाफ लेके आना है। जो पब्लिश हुआ है या फेसबुक पे हुआ है, ट्विटर पे हुआ है या फिर ब्लॉग पे हुआ है। ब्लॉग अमूमन ज़्यादातर ब्लॉग गूगल या वर्डप्रेस के ही होते हैं। आप उनको पार्टी बनाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारी कंपनीज जो हैं यूएस में बेस्ड हैं और हमारे कानून के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो है हमारे कानून की ऑफेंसेस के रिलेशन में, पर उनको यहाँ लाया कैसे जाए।
आपको अगर कोर्ट उन्हें समन करना भी चाहे तो वो यूएस की कंपनियां हैं, उनकी यहाँ कोई सरोकार है नहीं, इंटरनेट पे तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम आती है हटवाने में। ये ज़रूर है कि ब्लॉग्स पे बहुत कुछ लिखा जाता है, डिफेमेटरी लिखा जाता है, प्रॉब्लम आती है हटवाने में। ऑल्दो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66A है जो कि लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसने ऑनलाइन इस तरीके की डिफेमेटरी लैंग्वेज या फिर ऐसा कुछ जो कि सरकार को, जिससे कि पब्लिक पीस को प्रॉब्लम हो जाए, सरकार के अगेंस्ट हो, वो सारी चीज़ें की तो जा सकती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, किसने ऐसा कुछ किया है, उसे पकड़ा कैसे जाए, नाम कैसे लिया जाए। जी, यानी कि आप कह रहे हैं फेसबुक पे अगर कोई इस तरह की चीजें लिखता है तो उसे पकड़ना भी मुश्किल है और डिफॉर्मेशन का केस भी नहीं हो सकता। डिफेमेशन का केस तो आप फाइल कर सकते हैं, कॉज ऑफ एक्शन तो बनेगा, पर कॉज ऑफ एक्शन किसके अगेंस्ट बनेगा ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि फेसबुक पे सामने आपको दिख रहा है उसको बहुत लोगों ने शेयर किया हुआ है। अब इसमें वो उसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जो कि जिसकी इंटेंशन थी इस तरीके का काम करने के लिए। तो आप शेयर करना तो उस तरीके के, अगर जो भी व्यक्ति शेयर करेगा, बहुत ही यंगस्टर्स हैं कुछ भी शेयर कर देते हैं, अगर उन सबको पकड़ लेंगे तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपको तो वो व्यक्ति आइडेंटिफाई करना है जिसने पहली बार ये चीज़ें स्टार्ट की, ट्विटर पे पहली बार लेके आया, फेसबुक पे लेके आया और उसने ऐसे फोरम्स में डाल दिया जिसकी वजह से लोगों ने शेयर किया। वैसे देखा गया है कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो इन चीज़ों से रिलेट करता है, ऑनलाइन अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाएं तो उसमें किसी भी यंगस्टर को पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा बॉम्बे, पुणे, इस तरीके के काफ़ी केसेस सामने आए थे पीछे इस दौरान, जिसमें सेक्शन 66A का मिसयूज़ हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, डायरेक्शंस दी थी कि इस तरीके के केसेस में कॉशन बरती जाए, ऐसे ही किसी को पकड़ ना लिया जाए, पहले देखा जाए इस तरीके का डिफेमेटरी मटेरियल किसने स्टार्ट किया, उसको ही पकड़ा जाए। और इसमें पहले इंस्पेक्टर या किसी SIB, कोई सब इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। अब इसकी पावर सिर्फ ACP या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स ही कर सकते हैं। जी, चलिए, एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भिवानी से हैं विनोद। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, एक लेडीज है जो उसका लड़का एक रेप केस में बंद है और वो लेडीज बार बार मेरी झूठी रिपोर्ट दे रही है जी, जिससे कि उसकी 6-7 रिपोर्ट तो पुलिस ने कैंसिल कर दी, ये झूठी है जी। उसके बाद एक रिपोर्ट में मेरी 751 में जमानत करा ली मैंने जी। क्या मैं उस पर मानहानि का केस कर सकता हूँ जी? जी, इस केस में जैसे कि मैंने एक प्रश्न इसी तरीके का पहले आया था, आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट दे रही हैं, कोई इसमें आपका मानहानि का दावा तो नहीं बनेगा। हाँ, आप झूठी कंप्लेंट देने का केस जरूर कर सकते हैं। उसमें 182-83 की अगर कार्रवाई की जाए तो इसके अंदर 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। तो आप वो कार्रवाई तो करवा सकते हैं, वो कंप्लेंट तो 182 में तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसमें मानहानि नहीं बनेगी। झूठी कंप्लेंट देने का, झूठे केस में आपको फंसाने का जरूर दावा आप फाइल कर सकते हैं। जी, चलो, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। वकील साहब, मान लीजिए कोई किसी के प्राइवेट फैक्ट्स को पब्लिसाइज कर देता है या प्रिंट कर देता है, तो क्या उसमें भी दावा किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब ये देखना पड़ेगा कि वो प्राइवेट फैक्ट्स हैं क्या वो प्राइवेट फैक्ट्स ठीक है या गलत है। अगर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स तो यानी कि ठीक होता है, फैक्ट्स का मतलब ये है कि जो सच्चाई बोली जाए। पर वो प्राइवेट फैक्ट से पब्लिक का लेना देना क्या है? अगर कोई पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर में तो उसका जो कंडक्ट है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर किसी के किसी के बारे में भी पर्सनल अगर कमेंट किया जाए, उसके मॉरल कैरेक्टर को अगर हम टच करेंगे तो मानहानि में ही आएगा। चाहे वो व्यक्ति ऐसा पब्लिक फिगर ही क्यों ना हो, उसके कंडक्ट को, पब्लिक कंडक्ट की तो बात कर सकते हैं, पर उसके मॉरल कैरेक्टर, पर्सनल नेचर का अगर हम कोई कमेंट करेंगे तो मानहानि में आएगा। जी जी, चलिए, भिवानी से शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार शशि जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो SC एक्ट में है जी, उसी दिन तो FIR दर्ज होती है जी, और उसी दिन उन दोनों का कंप्रोमाइज होता है, उस पार्टी का और जिसने FIR दर्ज करवाई थी उसका। आप SC/ST एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो इसमें ये गलत जो उन्होंने लिया है उसके खिलाफ कुछ हो सकता है जी? जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम आज मानहानि के बारे में बात कर रहे हैं, SC/ST एक्ट के बारे में नहीं कर रहे। हाँ, पर ये है, अगर आपकी किसी ने झूठी कंप्लेंट दी है तो आप उसके जी, वही मैं कह रहा हूँ, कंप्लेंट तो होगी ना जी। हाँ जी, जो झूठी कंप्लेंट है उसमें आप मानहानि का केस तो नहीं ला सकते, पर झूठी कंप्लेंट में झूठी कंप्लेंट करने का केस ला सकते हैं। 182 की कार्रवाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी झूठी कंप्लेंट दी तो इसको सजा दी जाए। उसमें 2 से 5 साल के सजा का प्रावधान है झूठी कंप्लेंट किसी के भी खिलाफ लाने का। तो अब वो आपके पास रेमेडी है, मानहानि की रेमेडी नहीं है। जी, वकील साहब, मान लीजिए कि
वकील साहब, मान लीजिए कि आपकी मानहानि किसी एक शहर में हुई, तो क्या कंप्लेन किसी और शहर में लॉन्च कराई जा सकती है? अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें एक क्रिमिनल एक्शन लाया जा सकता है, एक सिविल एक्शन लाया जा सकता है। पहले बात करते हैं क्रिमिनल एक्शन की। क्रिमिनल एक्शन के लिए ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनेगी? जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हो। अब कॉज ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा कि मानहानि हुई तो कहाँ हुई। अगर कोई प्रिंट मीडिया में हुई है तो प्रिंट मीडिया में कहाँ उस अखबार का दफ्तर है, या उसमें अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दफ्तर कहाँ है। अगर वो भी हम असर्टन नहीं कर सकते कि कहाँ उसका दफ्तर था, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है, तो जहाँ भी अखबार पढ़ा गया, अखबार मैंने रिसीव किया, या जहाँ भी मेरा टीवी है जहाँ पे मैंने देखा, जहाँ पब्लिक एट लार्ज ने देखा, उस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन बनाई जा सकती है। तो पहला इफेक्ट तो ये होगा कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ दफ्तर है अखबार का या न्यूज़पेपर का, या जिसने भी किसी व्यक्ति ने डिफेमेटरी अगर भाषण भी दिया है, जो जहाँ उसने दिया है भाषण दिया है, जहाँ अखबार का दफ्तर है, वहाँ फाइल कर सकते हैं। और अगर वो असर्टन नहीं कर सकते कि कहाँ वो दफ्तर था, तो जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ फाइल कर सकते हैं। अब हम सिविल एक्शन की बात करें, जिसमें कि हम सूट फॉर डैमेजेस ला सकते हैं। अब वो ऐसी जगह पे ला सकते हैं जहाँ की प्लेंटिफ रिजाइड करता हो, जहाँ प्लेंटिफ रहता हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जो प्लेंटिफ है जिसकी मानहानि हुई है, जो वहाँ जो जिस जगह पे वो रहता हो, वहाँ उस जगह पे केस लाया जा सकता है मानहानि का, सिविल एक्शन। जी वकील साहब, अगर मान लीजिए मानहानि होती है तो कंप्लेंट क्या वहीं थाने में ही लिखवाई जाएगी या किस तरह से लिखवाई जाएगी? क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे? जी, अगर हम कंप्लेंट की बात करें, यानी कि क्रिमिनल एक्शन की बात करें, तो जो 499 में मानहानि यानी कि डिफेमेशन का जो ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें एफआईआर नहीं करवाई जा सकती। इसमें पुलिस आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करेगी, आपको कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, अपने प्रूफ पॉइंट लेके आने पड़ेंगे कि ये मटेरियल है जिसकी वजह से मेरी मानहानि हुई, ये गलत मटेरियल है, इससे वजह से मेरा मॉरल कैरेक्टर को टच हुआ, पब्लिक में मेरी जो रेपुटेशन थी, रेपुटेशन खत्म हो गई। आप मटेरियल कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, अपना एविडेंस कराएंगे उसमें प्री समनिंग एविडेंस में, और उसके बाद जो कोर्ट है वो जो एक्यूज है जिसने भी मानहानि की है, कि चाहे कोई प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी ने भाषण दिया है, या किसी ने भी आपके खिलाफ जो भी इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, तो कोर्ट उसे समन करेगी और उसके खिलाफ केस पूरा चलेगा। जी फैसला कितने टाइम में आ जाता है वकील साहब ऐसे केसेस में? अगर अमूमन कानून की बात करें तो 2 से 3 साल में फैसला आ जाना चाहिए, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ये डिफेमेशन के केसेस होते हैं, मानहानि के होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्शन है चाहे वो सिविल एक्शन है, यूजुअली ये कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते, इसमें सज़ा होती नहीं, क्योंकि उससे पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब किसी ने किसी भी व्यक्ति में तैश में आकर या वैसे भी कुछ कह दिया, केस उसके खिलाफ दायर हो जाएगा, जिसकी मानहानि हुई थी वो केस दायर कर देगा। अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि 499 में अगर हम बात करें, 499, 500 में, तो मानहानि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर जिस व्यक्ति ने मानहानि की है वो माफ़ी मांग लेता है जिस व्यक्ति की मानहानि की गई है उससे, यानी कि जो एक्यूज्ड है कंप्लेनेंट से माफ़ी मांग लेता है, तो उस केस में केस वापस लिया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और जहाँ तक सिविल एक्शन की बात है, उसमें भी अगर माफ़ी मांग ली जाए तो उसमें डैमेजेस नहीं दिए जाते। इसी तरीके का एक केस था दैनिक जागरण अखबार को लेके, उसमें भी यही ऐसा ही कुछ हुआ था। उसमें दैनिक जागरण ने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया, तो जो जिस व्यक्ति का की डिफेमेशन हुई थी उसने केस डाल दिया अखबार के खिलाफ। तो दैनिक जागरण ने सिफारिश की, अपनी एक पेशकश दी कि हम जो हैं अपनी माफ़ी मांग लेते हैं अखबार में, और जो भी हमने किया है हम कोशिश करेंगे कि हम अनडन कर दें, हम कोशिश करेंगे माफ़ी मांगने की कि हमारे से गलत खबर छप गई और हम माफ़ी मांगते हैं। तो उस केस में माफ़ी मांगने के बाद जो सूट फॉर डैमेजेस नहीं बनेंगे, क्योंकि व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने माफ़ी मांग ली है। तो अमूमन इस तरीके के जो केसेस हैं डिफेमेशन के, इसमें यूजुअली होता क्या है, अपोजिट पार्टी अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर देता है, माफ़ी मांग लेता है, और अमूमन ये केस, इस तरीके के केस खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये केस चले तो 2 से 3 साल में फैसला आ जाना चाहिए। जी पर वकील साहब, प्रूफ की बात एक बार फिर से आती है, किस किस तरह के प्रूफ आपको लेके जाने चाहिए? जैसे अगर हम फिर वही बात है कि अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। पहले तो अगर ऐसा कुछ पब्लिश हुआ है, कोई ऐसे वर्ड्स या स्टेटमेंट जो कि पब्लिश हुए हैं, चाहे अखबार में चाहे मैगजीन में, तो आप मैगजीन की कटिंग ले जाएं या उस दिन का अखबार ले जाएं, अखबार की कटिंग लेके जाएं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके खिलाफ ऐसी कोई भाषण था जो कि दिखाया गया है, तो उसकी कोई वीडियो होनी चाहिए, आप वीडियो लेके जाएं और दिखाएं। और अगर ऐसे कोई शब्द हैं जो पब्लिक में बोल दिए किसी ने, जैसे भाषण है, भाषण में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द कहे,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों की को बयान देना पड़ेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। तो इन शॉर्ट 3 चीज़ें हैं, या तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए जो वर्बल है, किसी ने शब्द बोले हैं तो 4 आदमी होने चाहिए ये कॉरोबरेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ये शब्द बोले गए हैं, इस वजह से मानहानि हुई है। अगर कोई प्रिंट मीडिया है, कोई मैगजीन में या अखबार में आपके खिलाफ कोई छाप दिया गया है, तो मैगजीन की कटिंग या अखबार की कटिंग लेके जाइए, और अगर न्यूज़ में ऐसा कुछ दिखा दिया गया है तो वो आप वीडियो लेके जाइए, वो प्रूफ पॉइंट है, उसके बेसिस पे ही आपका केस आप फाइल कर सकते हैं। जी चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।